अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुश आमदीद। आज ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। एज़ पर एक्सपेक्टेशन मार्केट ओपन तो उसी तरह से हुई। मार्केट ने आज के दिन जो अपना हाई बनाया है वो 157,442 पॉइंट्स का बनाया है। और अगर देखें तो जो परफॉर्मेंस बनती थी वो यही थी कि मार्केट आज के दिन जो क्लोजिंग दे वो एटलीस्ट 3 से 4% मार्केट को पॉजिटिव क्लोज करना चाहिए था। लेकिन वो क्यों नहीं किया उसकी रीज़न भी साथ ही कल के दिन ही क्लियर हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा सा लेट क्लियर हुई थी। उसको मैं वेरीफाई कर देता हूँ आपको। जब ट्रंप ने बयान दिया था कि ईरान और यूएस के दरमियान बातचीत शुरू हो चुकी है और उसके अलावा वो 5 दिन के लिए सीज़ फायर भी करने जा रहे हैं और पावर प्लांट के ऊपर किसी किस्म का हमला नहीं करेंगे, तो उस हवाले से तमाम चीज़ें क्लियर थी और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो तकरीबन 84-85 तक आकर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुकी थी। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद ही जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था उसके बाद ही न्यूज़ आई थी ईरान के हवाले से, और ईरान ने कहा था कि ऐसी कोई भी बातचीत ईरान और यूएस के दरमियान नहीं चल रही। तो उसके बाद फिर मार्केट जितनी भी यूएस की हो या जहाँ की भी थी उसमें गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से भी यही सिचुएशन बनी कि मार्केट जब ओपन हुई तो उसने अपना पीक बनाया 157,442 पॉइंट्स का, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट गिरना भी शुरू हुई और काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आई, फिर ऊपर भी गई। थ्रू आउट द डे मार्केट में वोलेटिलिटी भी रही क्योंकि वॉल्यूम उस तरह से नहीं देखा गया जिस तरह से पॉजिटिव न्यूज़ थी। और एक पॉजिटिव न्यूज़ कल ये भी थी कि पाकिस्तान के अंदर ही ये मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया था जिसके वो वेरीफाई किया है ट्रंप साहब ने, और उसको रीशेयर किया है बेसिकली उन्होंने, और जिसकी एक वेरिफिकेशन समझें कि जो बात चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर ही मुज़ाकरात होंगे, तो हो सकता है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात स्टार्ट हो जाए, तो वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि जिस तरह से जंग ख़त्म हुई है, मतलब स्टार्ट हुई थी तब भी उसकी न्यूज़ जो है वो वन बाय वन आना शुरू हुई थी। इसी तरह जब जंग ख़त्म होगी किसी भी कंट्री की, ईरान और यूएस की या कोई भी कंट्रीज़ की आपस में जब जंग ख़त्म होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भुगत चुकी होती है कंट्री, वो उधर से रिकवर करने में उन्हें टाइम लगता है। वो ऐसा नहीं होगा कि एक ही मतलब समझें कि एक तरफ से न्यूज़ आ गई और वो ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। उसको रिकवर करते हुए समझ लें कि मंथ्स लग जाएंगे। अब इसी तरह जब ईरान ने अपनी जो शर्तें रखी हैं उसमें उनकी जो प्राइमरी कंडीशन है उनमें से 2 कंडीशन ये हैं कि एक तो वो चाहते हैं उनका जितना भी इस जंग के अंदर लॉस हुआ है उसको रिकवर किया जाए। दूसरी उनकी कंडीशन ये है कि उनका जी, तो दूसरी उनकी कंडीशन ये है कि जो भी जंग की शुरुआत हुई है, जिस भी रीज़न की वजह से हुई है, ऐसी जंग दोबारा से उनके ऊपर मुसल्लत ना की जाए, और कोई भी अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो उन मुज़ाकरात को सीरियसली लिया जाए। ऐसा ना हो कि मुज़ाकरात की बात भी चले और दोबारा से जंग की शुरुआत भी हो जाए। तो अब क्योंकि मरहला शुरू हो चुका है, उम्मीद यही की जा रही है कि दोबारा से जो नेगोशिएशन शुरू हुई हैं, दोनों की अपनी-अपनी रीज़न्स हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी इस जंग से निकलना चाह रहा है, और ईरान तो ऑब्वियसली क्योंकि उसके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है तो वो भी चाहेगा कि उनको भी कुछ एक समझ लें कि उनके लिए भी बेनिफिशियल मुज़ाकरात हों और वो भी इस जंग से एज़ सून एज़ पॉसिबल निकल सकें। तो जी अब मार्केट के ऊपर भी उसी तरह से इफ़ेक्ट आया। मार्केट की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट काफ़ी पॉजिटिव भी रही और नेगेटिव वाली साइड पे भी रही। जितनी भी जंग की सूरत हाल रही है ज़्यादातर तो नेगेटिव ही रही है। इन बिटवीन कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आती थी तो सेशन भी उसी तरह पॉजिटिव क्लोज़ हो जाता था, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। यहाँ से अगर तो मुज़ाकरात चलते हैं और सीज़ फायर कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है कि यहाँ से हमें दोबारा 160 का लेवल देखने को मिले। अगर तो मार्केट 160 के लेवल को क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो फिर वो स्लाइटली बुलिश होने वाली चीज़ है और मार्केट हमें दोबारा 170 का लेवल दिखा सकती है। जी आज की मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट ने आज की जो क्लोजिंग दी है वो 0.8% के इजाफे के साथ 153,966 पॉइंट्स के ऊपर दी है। आज के दिन जो मार्केट में वॉल्यूम रहा है वो 2,20,000 का वॉल्यूम था। मार्केट ने आज जो अपना लो बनाया है वो 153,382 पॉइंट्स का, और जो हाई बनाया था वो 157,442 पॉइंट्स का हाई बनाया मार्केट ने आज के दिन में।
मार्केट के ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको क्लियर एक सिचुएशन नज़र आती है कि मार्केट ने अपने फ़र्स्ट हाफ़ में ही बल्कि समझ लें कि पहले घंटे के अंदर ही जो हाई बनाना था वो बना दिया था। उसके बाद फिर मार्केट में एक वोलेटिलिटी वाला सिस्टम ही रहा। ज़्यादातर तो प्रॉफिट टेकिंग ही चलती रही क्योंकि शेयर प्राइसेस में थोड़ा बहुत इजाफा आया था। जितना कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था या मैं पर्सनली भी एक्सपेक्ट कर रहा था, वैसा मार्केट ने परफॉर्म आज के दिन नहीं किया। फिर भी जो डे ट्रेड करते हैं उन्होंने अच्छी प्रॉफिट टेकिंग भी की और उन्होंने अच्छे पैसे भी बनाए हैं। इसी तरह अगर बात करें कि बाकी का पूरा दिन की बात करें तो पूरे के पूरे दिन की सिचुएशन वोलेटिलिटी के अंदर ही मार्केट समझ लें कि चलती रही है। और अगर ब्रैकेट की बात करें तो 155 और 153 की ब्रैकेट के दरमियान ही मार्केट परफॉर्म करती रही है। आज के दिन अगर KMI 30 की बात करें तो KMI 30 में तकरीबन कोई 1.44% का इजाफा हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज डिविडेंड 20 की बात करें तो उसमें 0.38% का इजाफा हुआ है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में बात करें तो पहले नंबर पे के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से पहले भी डिटेल में मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म का एक की प्लेयर है जो आने वाले टाइम में एक अच्छे नंबर्स हमें दिखा सकता है, जिसको मैं अक्सर कंपेयर करता हूँ। जो भी छोटे शेयर्स हैं उनको मैं कंपैरिजन में किसी ऐसे शेयर के साथ कंपेयर करता हूँ जो कि परफॉर्म कर चुका है, ताकि आपको आइडिया हो कि जो शेयर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा तो आने वाले टाइम में उसके परफॉर्मेंस के चांसेस हो सकते हैं। अब के इलेक्ट्रिक को अगर हम कंपेयर करें तो इसको कंपेयर करते हैं क्या नाम है इसका, PIA के साथ। तो PIA का जो शेयर है वो तकरीबन 3 से 5 रुपए की ब्रैकेट के दरमियान काफ़ी अरसे रहा, लेकिन उसके बाद फिर इसने परफॉर्म करना शुरू किया तो अपने 30-40 रुपए का हाई भी बनाया। और अभी की बात करें तो PIA तकरीबन जो अभी परफॉर्म कर रहा है वो 20, 21 और 19 की ब्रैकेट के दरमियान आपको अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हैं। के इलेक्ट्रिक की बात करें तो एक बड़ी कंपनी है और अभी तक इसने एक्चुअल लेवल पे वैसा परफॉर्म नहीं किया जैसा इसको परफॉर्म करना चाहिए। तो लॉन्गर रन के लिए अगर आप अपने मंथली पोर्टफोलियो के अंदर किसी शेयर को ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसने अभी तक वैसा परफॉर्म नहीं किया और अपनी जो ब्रैकेट के इलेक्ट्रिक की बाइंग ब्रैकेट है वो तकरीबन मैं थोड़ा सा बाइंग ब्रैकेट को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, समझने वालों को उसमें आसानी इस तरह से हो कि ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट मैं काउंट करता हूँ। अब बाइंग ब्रैकेट की बात करूँ तो 1 से 10 रुपए के दरमियान है। अगर आप इसको 1 से 10 रुपए की ब्रैकेट के दरमियान बाय करते हैं तो आपने अपना टारगेट रखना है कि कम से कम 30, 40, 50 या 100 रुपए के लिए आप इसको बाय करें और इसके साथ साथ डिविडेंड इनकम के लिए भी बाय करें, जो कि ये आने वाले टाइम में आपको दे सकता है। आज इस सेकंड नंबर पे यूनिटी है। यूनिटी के हवाले से आज न्यूज़ भी आई है और कि इनके जो मामलात हैं वो ये एज़ सून एज़ पॉसिबल सेटल करें। उसी की वजह से इसमें आज नेगेटिविटी भी देखी गई है, तकरीबन 0.20% का नेगेटिव है। और यूनिटी के ऊपर मैंने मुकम्मल में एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में जी, तो सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है, इनकी जो भी मामला चल रहे थे कोर्ट के अंदर, तो उनका कहना है कि जी 60 दिनों के अंदर जो जो आपके मामलात हैं वो आप अपने मीडिएटर के साथ उसको मुकम्मल करें और उनको रिज़ोल्व करें। और इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 60 दिनों का है और मीडिएशन का जो टाइम पीरियड इन्होंने दिया है वो दिया है 14 दिनों का। तो इसी का आई थिंक थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट के अंदर इनकी शेयर प्राइस के अंदर आया है। लेकिन अगर हम इसको लॉन्गर रन के लिए देखें तो अभी अपने 5 साल के लो प्राइस के ऊपर ये स्टैंड कर रहा है। जो अगर आप इसके यूनिटी के ऊपर मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसको ऑलरेडी उसके ऊपर एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई है, आप उसको जाके देख लें। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है यूनिटी की प्राइस का वो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद जी बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से मैंने कल भी बात की थी कि डिविडेंड की प्राइस जो है इसकी एक्स हो चुकी है। 15% इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया था। उसके अलावा प्राइस की बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी कंपनी ने अच्छी दी हैं। यहाँ पे अगर हम बैंक ऑफ पंजाब के प्राइस की बात करें तो इस टाइम पे अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। अगर तो मार्केट के अंदर इसी वीक के अंदर स्मूथ बिहेवियर आ जाता है और सीज़ फायर की न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो हमें आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से 30+ का लेवल देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने इसको लो प्राइस के ऊपर डिविडेंड के लिए बाई किया है तो उनके लिए तो डबल बोनस वाली बात है। आज उसके बाद सिनर्जी है। सिनर्जी की बाइंग ब्रैकेट भी मैंने हमेशा से आपको बताया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। जो लोग डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं उनको आइडिया है इस चीज़ का। और इस टाइम पे अपनी जो रूटीन में प्राइस इसकी चल रही थी उससे तकरीबन 10 या 15% डाउन आ चुका है। 8 और 8.5 रुपये की प्राइस ब्रैकेट से ये गिरता हुआ इस टाइम पे 7 रुपये की ब्रैकेट के दरमियान है। और
यहाँ पे अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन माइंड आपने अपने जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है तो लॉन्गर रन के लिए रखना है, आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसीडर नहीं करना। इसको सिंपली इस तरह से आप समझें कि किसी भी चीज़ के अंदर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लेस कर रहे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखें और शॉर्ट टर्म के अंदर उसमें प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर किया करें। जो उसके बाद FCCL है, फौजी सीमेंट है, जिसमें आज 10.8 मिलियन का वॉल्यूम रहा। फिर NCPL है आज जो जैसे कल मैंने इसके बारे में बात की थी कि ये इजीली 64 या 65 का लेवल लगा सकता है अगर मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो आज के दिन अगर इसका हाई देखें तो इसने तकरीबन 63 का लेवल अचीव किया है। तो कल के दिन जो हमने इसकी टारगेट प्राइस रखी थी कि 63 या 64 को टच कर सकता है, तो 64 के आसपास तो इसने अपना हाई बना के उसके बाद दोबारा ये नीचे आ गया, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन भी वैसे थी। तो 60 और 58 या 57 की ब्रैकेट के दरमियान जहाँ पे अगर हमें NCPL मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए तो हम इसको बाय कर सकते हैं। प्रॉफिट टेकिंग 62 या 63 के लिए करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ भी है कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हो सकता है कि ये सिचुएशन चेंज हो और हमारे प्राइस की जो बाइंग क्राइटेरिया है वो भी उसके साथ बदलता रहेगा। अगर तो नेगेटिव न्यूज़ कोई आती है, जंग दोबारा से शुरू होती है, तो हो सकता है हमें 54 55 का लेवल देखने को भी मिले। तो अगर नहीं आती तो 64 का लेवल तो बहुत इजीली अचीवेबल हो सकता है, जैसे 63 का लेवल तो आज अचीव कर लिया है NCPL ने। आज ही टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में उसके बाद PIBTL है, फिर WTL है और हैस्कोल है। हैस्कोल के हवाले से मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूं कि नॉन कंप्लाइंट है। किसी भी नॉन कंप्लाइंट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉन कंप्लाइंट के हवाले से बता दूं, इसको डिफ़ॉल्टर कहा जाता था पहले और अब इसका नाम चेंज करके इनको नॉन कंप्लाइंट कहा जाता है, यानी कि कंप्लाइंस के असूलों के मुताबिक कंपनी नहीं चल रही, इसीलिए इसको नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो जब भी आप किसी नॉन कंप्लाइंट शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 100% प्रॉफिट भी हो सकता है और 100% लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें सोच कर आपने इन्वेस्टमेंट प्लेस करनी है। जी, उसके बाद FNEL है। FNEL भी टॉप एक्टिव स्टॉक्स में आपको काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे जब से इन्होंने अपनी शेयर की स्प्लिटिंग की है। 10 रुपये इसकी फ़ेस वैल्यू हुआ करती थी, उसको गिरा कर इन्होंने 1 रुपये फ़ेस वैल्यू कर दी, जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है वो भी 1.5 और 1.60 की ब्रैकेट के दरमियान आ गई और मार्केट की सिचुएशन की वजह से इसकी प्राइस में डेप्रिसिएशन भी आई है 1.25 की। अगर मैं पर्सनल लेवल पे समझूं तो मुझे लगता है कि इसकी जो बाइंग है वो 0.6 से लेके 1.30 की ब्रैकेट के दरमियान है। कुछ लोग इसको सट्टे का आइटम भी कहते हैं, तो बहरहाल सट्टे के आइटम भी आपको एक अच्छी अर्निंग दे जाते हैं। सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर की आज जो परफॉर्मेंस है, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में पहले नंबर पे दीवान फारूक मोटर है, डेली बेसिस पे आपको यही नज़र आता है। वॉल्यूम की बात करें तो 1.3 मिलियन था और प्राइस की बात करें तो 16.34 पे क्लोजिंग दी है इसने। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो पहले नंबर पे TBL है, 2.5 मिलियन का वॉल्यूम और क्लोजिंग रही है 9.38 के ऊपर। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पे फौजी सीमेंट है, लेकिन नेगेटिव क्लोज़ किया है 0.80 के साथ और क्लोजिंग प्राइस रही है 38.18 की। आज ही उसके साथ साथ केमिकल सेक्टर की बात करें तो GCIL है पहले नंबर पे, 1.09% का इंक्रीज़ आया है और क्लोजिंग प्राइस रही है 26.89 की। कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं तो पहले नंबर पे बैंक ऑफ पंजाब है, दूसरे नंबर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और फिर मिज़ान बैंक भी है। मिज़ान बैंक भी अपनी प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है और बैंक ऑफ पंजाब जो है वो भी उसी तरह अपनी प्राइस से डेप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन बिग बैंक्स की लीग के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है बैंक ऑफ पंजाब और अर्निंग भी इसने कंपैरेटिवली बेहतर दी है और डिविडेंड भी अच्छा दिया है। तो आने वाले सालों के अंदर अगर आपको ये 400 या 500 पे नज़र आता है तो कोई शको शुबहात वाली बात नहीं होगी। फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें तो पहले नंबर पे FFC है और वॉल्यूम वाइज 2.3 मिलियन का वॉल्यूम रहा है और क्लोजिंग प्राइस दी है 502.25 पे 1.68% का इंक्रीज़ आया है। दूसरे नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है, अपनी प्राइस काफ़ी डेप्रिशिएट कर चुका है, 18 से ट्रेड करता हुआ इस टाइम पे 13.53 पे है और इसी तरह फातिमा फर्टिलाइज़र और AGL जो हैं ये भी, फातिमा फर्टिलाइज़र और AGL जो वो नेगेटिव है, बाकी शेयर जो हैं सेक्टर में वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं। जी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करें पहले नंबर पे PPL है, दूसरे नंबर पे OGDC।
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में पहले नंबर पे हैस्कोल है और डेली बेसिस पे जब भी आप देखते हैं वीडियो उसमें आपको आइडिया होता है कि पहले नंबर पे ज़्यादातर हैस्कोल ही नज़र आता है आपको, इसके बावजूद कि ये नॉन कंप्लाइंट कैटेगरी में है। रिफाइनरी में अगर आप डेली बेसिस पे देखें तो सिनर्जी ही नज़र आता है। आज के दिन इसमें 12.8 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। और इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो इसमें भी आपको WTL ही नज़र आता है, क्योंकि इसकी प्राइस कम है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इसके अंदर ज़्यादा ही आपको नज़र आता है। और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेस करते हैं। तो अगर आपको WTL आने वाले दिनों के अंदर, तो नहीं कहूँगा मैं सालों की बात करूँ, तो ये अगर आपको 50 या 100 रुपये पे नज़र आता है तो इसमें शक व शुबात वाली कोई बात नहीं होगी। जी, तो ये हमारी डाटा पोर्टल को तो हमने कवर कर लिया है। अब हम टेक्निकल लेवल पे जाके देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल रही है। टेक्निकल लेवल पे बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो आज की परफॉर्मेंस रही है, जी, तो आज की जो परफॉर्मेंस है वो मार्केट ने, पहले भी मैं उसका ज़िक्र कर चुका हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव नोट पे ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन मार्केट आहिस्ता आहिस्ता गिरते गिरते तकरीबन अपने लो लेवल के पास ही मार्केट ने क्लोज़ किया है। मार्केट का जो लो था वो 153,382 था और जो मार्केट की करंट प्राइस है वो 153,966 पे क्लोज़ किया है। मार्केट में ये जो नेगेटिविटी है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दोबारा से मिडल ईस्ट के जो टैक्स चल रहे थे ईरान और इसराइल के आपस में, तो उसका मार्केट ने प्रेशर भी लिया। अब जैसे ही सूरत हाल नॉर्मल होते होते भी इनको तकरीबन कोई 10-15 दिन लग सकते हैं, लेकिन उसका इनिशिएटिव ऐसा हो सकता है कि कल या परसों चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों और उसके बाद ही इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के अंदर वॉल्यूम लगाना शुरू करेंगे। आई थिंक इन्वेस्टर जो है वो भी इस टाइम पे ट्रंप की किसी बात पे भरोसा करके राज़ी नहीं है। उनको भी ऐसा ही लगता है कि ट्रंप कोई ना कोई बात जो भी कर रहे हैं उसमें गलत बयानी ही है। इसी वजह से कोई भी इस टाइम पे ओपनली मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं लगा रहा। अगर डेली बेसिस पे आप वॉल्यूम देखें तो 220 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन, KSE 100 के अंदर बहुत कम वॉल्यूम है। इन कंपैरिजन जब हम इसको देखा करते थे कि 600 मिलियन, 500 मिलियन का वॉल्यूम लगा करता था डेली बेसिस के ऊपर, तो वो टाइम तो काफ़ी 1-1.5 महीने से हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी अगर हम डेली, क्योंकि वीकली चार्ट तो अभी जो पहला दिन है, तो जो वीकली चार्ट है वो वही है जो डेली चार्ट के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो इस टाइम के ऊपर मंथली चार्ट की कंडीशन थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है और जो परसेंटेज नेगेटिव में थी तकरीबन कोई 9.5%, इस टाइम पे वो तकरीबन 8.39% पे स्टैंड कर रहा है नेगेटिव के अंदर। यहाँ से तकरीबन अगर कोई 3-4% अगर मार्केट और डाल जाती है तो मंथली चार्ट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आने वाले मंथ जो है, नेक्स्ट 3 मंथ्स कह लें या नेक्स्ट 1 मंथ की बात भी करें तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ की वजह से बुलिश में हूँ, बुलिश मोमेंटम को देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सिचुएशन जो है इस सारे मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही है। तो हो सकता है कि हमें 2 लाख का लेवल देखने को मिले, लेकिन ये बहुत अर्ली ऑब्जर्वेशन है मेरी, और इसकी तकरीबन परसेंटेज समझ लें कि 5 से 10% चांसेस हैं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट 170 के आसपास हमें देखने को मिलेगी तमाम चीज़ें क्लियर होने के बाद। जी, इसके बाद जी म्यूचुअल फ़ंड इंडस्ट्री की बात करें तो जैसा कि आज स्टॉक मार्केट पॉजिटिव थी, इसी तरह जो स्टॉक फंड्स हैं वो भी पॉजिटिव ही परफॉर्म करेंगे। और म्यूचुअल फ़ंड के अंदर काम किस तरह से करना है ये मैं कई बार बता चुका हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो एक चीज़ को सीख लें कि मार्केट में आपने काम किस तरह से करना है। आप कोशिश करें कि आपके जो भी पैसे हैं वो आप मनी मार्केट या इनकम मार्केट के किसी भी फ़ंड के अंदर रखें, जहाँ पे आजकल जो रिटर्न चल रहे हैं वो 10 से 11% की ब्रैकेट के दरमियान है। तो जहाँ पे भी आपको मार्केट के अंदर कोई डिप नज़र आए, हैवी डिप आए या ऊपर जाने के चांसेस नज़र आए, तो कोशिश करें अपनी जितनी अमाउंट के आपके ऊपर आप रिस्क ले सकते हैं उस अमाउंट को आप स्टॉक फंड के अंदर डालें और वहाँ से एक अच्छा रिटर्न जनरेट करें। अब उसका तरीक़ेकार यही है कि आपने स्टॉक मार्केट को डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करना है। खुद अगर आपके डिसीजन पे मेकिंग या कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती तो कोशिश करें मेरी वीडियो देखें। मैं उसके अंदर कोशिश यही करता हूँ कि मार्केट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मामला जो है वो आपको गाइड करता हूँ। फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग हो उस हिसाब से आप स्टॉक मार्केट के अंदर उतने पैसे डाल लें जितने आप डाल सकते हैं। अगर तो आपने पूरे साल के अंदर अच्छी 1 या 2 एंट्री भी कर ली जाए तो आप 5 से तकरीबन 7% तक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 से 11% रिटर्न मनी मार्केट के फ़ंड से ले रहे हैं तो 5 से 7% अगर वहाँ से बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो 18 से 19% का रिटर्न जो है वो जनरेट किया है, और वो भी खुद अपनी ज़ाती एफ़र्ट से, कंपनी की उसमें कोई एफ़र्ट नहीं होती है। तो अभी चलते हैं इक्विटी फ़ंड्स की तरफ और देखते हैं जी क्या परफॉर्मेंस रही है इक्विटी फ़ंड्स की। तो जी एबीएल का जो इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है उसने आज के दिन जो रिटर्न दिया है वो 1.441% का है। एकेडी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का रिटर्न है 1.46%। इसी तरह जो अल अमीन के फ़ंड्स हैं उनका डाटा अपडेटेड नहीं है। अल हबीब का भी डाटा अपडेटेड नहीं है। अल मीज़ान के म्यूचुअल फ़ंड ने 1.09% रिटर्न दिया है, और बल्कि कम रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन अगर हम एबीएल की बात करें तो। अल्फलाह जीएचपी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड की बात करें तो 1.12% रिटर्न है। अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का 1.37%, अलहमरा अपॉर्चुनिटी फ़ंड का 1.23%, एटलस इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का रिटर्न है जी 1.29%, एडब्ल्यूटी इस्लामिक स्टॉक फ़ंड है 1.04%, और फैसल इस्लामिक स्टॉक फ़ंड का रिटर्न है 1.21%। फैसल इस्लामिक स्टॉक फ़ंड 2 का भी 1.43 है। एचबीएल का डाटा अपडेटेड नहीं है, और जेएस का जो रिटर्न है वो 1% रिटर्न दिया है। लकी का जो एनर्जी फ़ंड है वो 0.20, और नॉर्मल फ़ंड का 1.22% रिटर्न है। मीज़ान के एनर्जी फ़ंड का डाटा अपडेटेड नहीं है। मीज़ान इस्लामिक फ़ंड ने 1.1% का रिटर्न दिया है, और इसी तरह बाकी एनबीपी के फ़ंड्स का डाटा अपडेटेड नहीं है। एनआईटी ने 1.36% और पाक कतर ने 1.03% का रिटर्न दिया है। तो जी ये रिटर्न्स टोटली तौर पे जो इक्विटी फ़ंड्स के हैं इस्लामिक इक्विटी के, वो फॉलो कर रहे होते हैं KMI 30 को। तो जो लोग भी KMI 30 के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स होते हैं, यानी कि उसमें सूद और हराम चीज़ों का लेना देना नहीं है। इसमें मुफ्ती कराम के फ़तवे भी अवेलेबल हैं, अगर आप स्टडी करना चाहें तो मार्केट में वो भी अवेलेबल हैं आपकी स्टडी करने के लिए। तो जी स्टॉक मार्केट के हवाले से आज की बेसिक जो भी चीज़ें थी उसको हम कवर कर चुके हैं, और अगर तो सूरत हाल जैसे कि अभी तो फ़िलहाल यही लग रहा है कि हो सकता है चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हों, लेकिन ट्रंप की बात पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो भी मामला अपनी जगह पे है। तो कोशिश करें कि 25 या 30% से रिस्क लें और बाकी अमाउंट को पेंडिंग ही रखें। इससे दो चीज़ें हो सकती हैं कि अगर तो मार्केट नेगेटिव जाती है तो सिर्फ आपके 25% पे लॉस आएगा, और एक नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है कि अगर मार्केट पॉजिटिव जाएगी तो आपके 75% के ऊपर प्रॉफिट नहीं आएगा। तो आप जितना रिस्क ले सकते हैं, जितना आपका रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से ही मार्केट के अंदर एंटर हो। बाकी अमाउंट को मनी मार्केट के फ़ंड में रखें। अगर ब्रोकरेज हाउस में काम कर रहे हैं तो उसको स्पेयर करके रखें। जब अपॉर्चुनिटी आए डेली बेसिस पे ट्रेड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आजकल, तो उनको अवेल करें, और हाई पे जाते हैं शेयर्स तो उनको सेल करें। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।